नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो उस लेसन को कंप्लीट करने के बाद उस लेसन के अभ्यास के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस क्लास में हाजिर हुआ हूं। तो क्लास को या वीडियो को कंटिन्यू देखना है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी में है यकृत। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो अपने वृक्क होता है, जिनको अपन किडनी या आम भाषा में गुर्दे भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क ही होता है। वैसे फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है जो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा के द्वारा पसीने का उत्सर्जन होता है, और यकृत के द्वारा जो यूरिया है उसका निर्माण होता है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग है वो अपना वृक्क ही रहेगा। फेफड़े, त्वचा और यकृत है वो अन्य उत्सर्जी अंगों में शामिल होंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलने के लूप में होता है। ऑप्शन ए मूत्र, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलर निषंद। तो दोस्तों, जब व्रकाणु या नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी, जिसके हमने भाग पढ़े थे, बोमन संपुट है, ग्लोमेरुलस है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप, संग्रह नलिका इत्यादि हमने पढ़े थे। और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को हमने क्लास में डिटेल से पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि हेलने के लूप में क्या होता है, ग्लोमेरुलर निषंद होता है ना। जो ग्लोमेरुलस से छनकर जो पदार्थ आता है, ठीक है, उसको अपन ग्लोमेरुलर निषंद कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्टनी के स्तंभ का संबंध किस अंग से है। ऑप्शन ए वृक्क से, ऑप्शन बी मूत्राशय से, ऑप्शन सी यकृत से और ऑप्शन डी है वृषण से। तो हमने जब वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वृक्क के दो भाग होते हैं। एक तो बाहरी भाग जिसको अपन वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक अंदर वाला भाग जिसको अपन मध्यांश या मेडुला कहते हैं। तो जो वृक्क का जो बाह्य भाग होता है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर बर्टनी के स्तंभ पाए जाते हैं, और इस चीज़ को हमने डायग्राम के साथ में समझा था। इसलिए जो बर्टनी के स्तंभ है वो वृक्क के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क से। किसे? वृक्क से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पेशी में और ऑप्शन डी है प्लीहा में। ठीक है, तो यूरिया का जो संश्लेषण है वो अमोनिया से होता है। किस से होता है? अमोनिया से होता है। और ये जो यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यकृत में होती है। कहाँ होती है? यकृत में होती है। और वृक्क में यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है, और मूत्र का निर्माण है वो किया जाता है किसमें? वृक्क में। लेकिन यूरिया का जो संश्लेषण, मतलब यूरिया का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है यूरिया। ठीक है, तो दोस्तों, 3 उत्सर्जी पदार्थों के बारे में महत्वपूर्ण रूप से हमने क्लास में पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने अमोनिया को, एक हमने पढ़ा था यूरिया को, और एक हमने पढ़ा था यूरिक अम्ल को। तो सर्वाधिक जो विषैला जो पदार्थ होता है वो अमोनिया होती है। ठीक है, उससे कम जो विषैला होता है वो होता है यूरिया, और सबसे कम जो विषैला होता है वो होता है यूरिक अम्ल। ठीक है,
तो सबसे अधिक विषैला पदार्थ पूछा गया है, तो अमोनिया है वो सर्वाधिक विषैला पदार्थ होता है इन चारों में से, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कीटू का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब कीटू में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ के तौर पर कौन सा पदार्थ है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है यूरिया। तो दोस्तों क्लास में मैंने आपको टिड्डे में, कीटू में, मनुष्य में, केंचुए में, इन सब प्राणियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन सा होता है या कौन कौन से पदार्थों का उत्सर्जन होता है, इसके बारे में आपको मैंने वहाँ डिटेल से बताया था। यहाँ पर पूछा गया है कि कीटू का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है। ठीक है, तो कीटू में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ के तौर पर यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल है वो कीटू का उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। जबकि मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या होता है? वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। और जो जलीय जो जीव होता है, जैसे ज़्यादातर जो मछलियाँ होती है, तो उनका उत्सर्जित पदार्थ है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुर्दे मतलब वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, है ना। तो गुर्दे या जो वृक्क होते हैं, किडनी होती है, इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है कोशिका। ठीक है, तो उसी प्रकार वृक्कों की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डेंड्रोन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूरॉन और ऑप्शन डी है एक्सॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या हिंदी में जिसको अपन कहते हैं वृक्काणु, क्या बोलते हैं? वृक्काणु। वृक्काणु या नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना। जैसे सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ठीक है, इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। कौन? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक वैसे ही उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कौन होती है? आपके नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। मतलब यूरिया का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? हमारे शरीर में, यकृत में। और यूरिया को रक्त से अलग कहाँ किया जाता है? वृक्क में किया जाता है ना, जहाँ पर मूत्र निर्माण का कार्य होता है। ये रक्त से यूरिया को अलग करके मूत्र का निर्माण किया जाता है वृक्क में। जबकि यूरिया का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? वो होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी है ऑर्निथिन चक्र और ऑप्शन डी है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र है ये तो अपने को पता ही है, ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित या उन चीज़ों से संबंधित है और ये तो वायुमंडल में घटित होने वाला चक्र है। ठीक है, इसके अलावा क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि ऑर्निथिन चक्र जो है, ऑर्निथिन चक्र है वो आपके यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमीनो अम्लों से यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी कहाँ होती है? यकृत में होती है। लेकिन ये प्रक्रिया अलग है, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं अपन। ठीक है, जबकि यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण है वो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्निथिन चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरिया का संश्लेषण किससे होता है। मतलब यूरिया का जो निर्माण है वो होता है अपने यकृत में, अभी हमने देखा। और किस प्रक्रिया के द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। लेकिन यूरिया का संश्लेषण होता किस पदार्थ से है? ठीक है, तो उस पदार्थ का अपने को नाम बताना है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज से, ऑप्शन बी है वसा अम्ल से, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल से और ऑप्शन डी है अमोनिया से।
ठीक है। तो यूरिया का जो संश्लेषण है वो होता है अमीनो अम्लों से। किसी से होता है? अमीनो अम्लों में जो नाइट्रोजनी भाग होता है उन नाइट्रोजनी भागों को है वो यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। या जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं उनसे यूरिया का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्लों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? ठीक है। तो ये पहली बात तो ये कि ग्लोमेरुलस होता क्या है। तो ग्लोमेरुलस के लिए अपने को जो वृक्काणु होता है या जो नेफ्रॉन्स होती है ना, वृक्क की या उत्सर्जन तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी संरचना अपने को याद होनी चाहिए। और क्लास में मैंने आपको वृक्क की आंतरिक संरचना और वृक्काणु की आंतरिक संरचना दोनों के बारे में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो वह हमने बोमन संपुट को देखा था। किसको देखा था? बोमन संपुट और मेलपीगी काय। तो मेलपीगी काय के दो भाग होते हैं, एक तो होता है बोमन संपुट और एक होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो इस ग्लोमेरुलस में यूरिया युक्त रुधिर को एक रक्त वाहिनी अंदर लाती है, ठीक है, जहाँ पर यूरिया वगैरह है या इस प्रकार के जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो रक्त से अलग होते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है, ये अपना प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं। अपवाही धमनी का, ऑप्शन बी है वृक्कीय धमनी, ऑप्शन सी अभिवाही धमनी का और ऑप्शन डी वृक्कीय शिरा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो होती है अभिवाही धमनी का। कौन होती है? अभिवाही धमनी का होती है। जबकि वापस ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसका नाम होता है अपवाही धमनी का। क्या होता है? अपवाही धमनी का। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवाही धमनी का। क्या हो जाएगा? अभिवाही धमनी का, ठीक है। डिटेल से आपको देखना है तो आपको क्लास से जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के वृक्क होते हैं ऑप्शन ए मेटानेफ्रिक, ऑप्शन बी मीजोनेफ्रिक, ऑप्शन सी प्रोटोनेफ्रिक और ऑप्शन डी है सभी प्रकार के, ठीक है। तो मानव के वृक्क, वृक्क का मतलब ये हो गया कि इस प्रश्न में वृक्कों के प्रकार को पूछा गया है ना। तो दोस्तों वृक्क अलग अलग प्रकार के होता है। मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क है, मीजोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क है या प्रोटोनेफ्रिक प्रकार है। ये सब वृक्कों के प्रकार होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है मानव के वृक्क होते हैं, मतलब मानव में जो वृक्कों का प्रकार है वो कौन सा प्रकार होता है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है मेटानेफ्रिक, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य के जो वृक्क होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटानेफ्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला और आज का अंतिम प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है प्रानिषंदन कहाँ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है केशिका गुच्छ, जिसको अंग्रेजी में ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ऑप्शन बी बोमन संपुट, ऑप्शन सी मूत्राशय और ऑप्शन डी है रुधिर वाहिनी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि प्रानिषंदन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रानिषंदन किसको बोलते हैं? जो रक्त से यूरिया वगैरह है, ग्लूकोज है, इस प्रकार के जो पदार्थ छनते हैं, छनकर रक्त से अलग होते हैं। कहाँ? वृक्कों के अंदर। कहाँ? वृक्कों के अंदर। हमारी जो किडनी होती है, जब किडनियों में रक्त जाता है तो रक्त से उत्सर्जित पदार्थों को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया वो कहलाती है प्रानिषंदन। क्या कहलाती है? प्रानिषंदन के नाम से जानी जाती है। अब ये प्रानिषंदन की जो प्रक्रिया है वो जो नेफ्रॉन होते हैं या जो वृक्काणु होते हैं उनके अंदर संपन्न होती हैं, और वृक्काणु या जो नेफ्रॉन है उसके अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं। तो उसमें जब नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको बताई थी तो उसमें आपको ग्लोमेरुलस की संरचना मैंने आपको बताई थी, है ना, जिसको हिंदी में अपन केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। तो अभिवाही धमनी है या अभिवाही धमनी का है वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर
यूरिया युक्त रुधिर को लाती है या अपशिष्ट पदार्थ युक्त रुधिर को लाती है, वहाँ पर छनने की प्रक्रिया होती है। मतलब रक्त से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परानिषंदन कहलाती है। तो ये जो परानिषंदन की प्रक्रिया वो कहाँ होती है? वो होती है अपने केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के अंदर। कहाँ होती है? केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के अंदर। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। अब यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इस क्लास में मैंने केवल और केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया है। फालतू के किसी भी प्रकार के हार्ड प्रश्न को शामिल नहीं किया है जो लेवल के हिसाब से नहीं है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।